हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 7th चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था जो कि है फंडामेंटल राइट्स। और अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने राइट टू इक्वलिटी को स्टडी किया था, जिसमें कि हम आर्टिकल 16 को पढ़ रहे थे जो कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के प्रोविजंस को देता है। और आज उसी के रिगार्डिंग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिगार्डिंग एक और कमीशन को डेवलप किया गया था, कमीशन को अपॉइंट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, वो है मंडल कमीशन। आज का हमारा टॉपिक है मंडल कमीशन एंड आफ्टर मैथ, मीन्स कि जो मंडल कमीशन आया और उसके द्वारा क्या क्या चेंजेस किए गए और उसके बाद गवर्नमेंट ने उसके अकॉर्डिंग क्या क्या एक्शन लिए। ठीक है, कि एम्प्लॉयमेंट से रिगार्डिंग किन किन प्रोविजंस में चेंजेस आए, तो इसको हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Mandal Commission and Aftermath. In 1979, the Morarji Desai government appointed the Second Backward Classes Commission. 1979 में क्या था, जब मोरारजी देसाई गवर्नमेंट थी उस टाइम पे जो ये मोरारजी देसाई थे ये क्या थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। तो इन्होंने क्या किया, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया एक सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। ठीक है, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को अपॉइंट किया गया, जिसमें कि इसके चेयरमैन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया, बीपी मंडल को। ठीक है, इसका जो ये सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया गया, इसके जो चेयरमैन थे उनको बनाया गया बीपी मंडल, जो कि बीपी मंडल क्या थे, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, पार्लियामेंट के ही एक सदस्य थे। तो बीपी मंडल ही इस कमीशन के, इस कमिटी के चेयरमैन थे। इसीलिए इस कमीशन को क्या कहा जाता है, इस कमीशन को नाम दिया गया है मंडल कमीशन, क्योंकि जो इसके चेयरमैन थे वो कौन थे, बीपी मंडल थे। और स्टूडेंट्स इस मंडल कमीशन को बनाया गया था ताकि क्या किया जा सके, जो भी हमारी कंट्री में जो भी क्या है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उनको उनकी जो भी कंडीशंस हैं उनको क्या किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए, उनको देखा जाए, उन पर क्या हो, उन पर पूरी जांच हो कि क्या हो कि कैसे ये लोग रह रहे हैं, और सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। ठीक है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपने जीवन को व्यतीत करने में, ताकि उनके फिर उनसे कहा गया कि ये कमीशन को ये वर्क दिया गया कि ये इस चीज़ को बताएंगे। पहले तो पूरा इनको स्टडी करना था कि जो हमारे इंडिया की ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनके पीपल्स को, इनके पर्सनस को कि वो कैसे रहते हैं, उनकी क्या क्या लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ हैं। और उसके बाद कहा गया कि आपको क्या बताना है कि ऐसे कौन कौन से मेजर्स हैं कि जिससे उनकी लाइफ में क्या किया जा सके, एडवांसमेंट लाया जा सके। ठीक है, जिससे कि उनकी जो लाइफ है उनको उसको अच्छा बनाया जा सके। ये प्रोविजंस भी बनाने के लिए कहा गया था, मेजर्स भी देने के लिए कहा गया था कि आप बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या चेंजेस ऐसे किए जा सकते हैं कि जो कि समाज के जो ऐसे लोग हैं जो कि सोशली और एजुकेशनली रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए क्या क्या प्रोविजंस किए जाएं जिससे कि वो भी क्या हो पाए, डेवलप हो पाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो कमीशन बना था ये क्या था, सेकंड बैकवर्ड कमीशन आप देख रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो सेकंड है। ठीक है, तो उससे पहले भी क्या था, एक क्या था, पहला जो है फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन को बनाया गया था, जिसको कि बनाया गया था 1953 में। ठीक है, 1953 में जो है वो क्या था, फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन इंडिया का बना था, जिसके की जो चेयरमैन थे वो कौन थे, काका कालेलकर। काका कालेलकर जो थे वो क्या थे, इसके चेयरमैन थे। ठीक है स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन थी उसको अपॉइंट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1953 में। ठीक है, 1953 में उसको अपॉइंट किया गया था। जो उसके चेयरमैन थे वो थे काका कालेलकर। ठीक है, इस नाम को ध्यान रखिएगा, वन लाइनर में एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। और जो सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है उसको तो हम स्टडी कर ही रहे हैं, और ये कब आई थी, ये आई थी 1979 में।
ठीक है। जो सेकंड जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, इसको 1979 में और किसके टाइम पे आई थी? मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के टाइम पर आई थी और उन्हीं के द्वारा इसे अपॉइंट किया गया था और उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? बीपी मंडल को बनाया गया था। इसीलिए इस कमीशन का नाम क्या दिया जाता है? मंडल कमीशन दिया जाता है। और इसमें क्या कहा गया, क्या इसका ऑब्जेक्टिव था? इस कमीशन का यह ऑब्जेक्टिव था, इसको क्यों बनाया गया? इसको इस उद्देश्य से बनाया गया कि ये क्या करे कि हमारे इंडिया में जो भी सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड सोसाइटी के लोग हैं, ठीक है, बैकवर्ड सेक्शन ऑफ पीपल हैं, उनकी जो भी कंडीशंस हैं, उनकी जो भी हार्डशिप्स हैं, उनकी जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको क्या किया जाए? इन्वेस्टिगेट किया जाए, उनको पूरा जांचा जाए, उनको समझा जाए कि उनको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और ये कहा गया कि ये जो मंडल कमीशन है, ये बाद में क्या बताएगी? ऐसे मेजर्स को बताएगी, ठीक है, जिससे कि इन जो भी क्या है सोशली रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं या फिर एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, यानी जिनको क्या है शिक्षा शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनका भी क्या हो सके? एडवांसमेंट हो सके, उनको भी क्या है समाज में आगे बढ़ाया जा सके। तो इसीलिए क्या होता है, ये कमीशन जो होती है 1979 में बनती है और सेकंड बैकवर्ड कमीशन होती है। बीपी मंडल इसके क्या होते हैं? बीपी मंडल इसके चेयरमैन होते हैं। और ये जो प्रोविज़न लाया जाता है स्टूडेंट्स, कि जिसमें कि किसी भी कमीशन को बनाया जाता है, ठीक है, कि किस चीज़ के लिए? कि जो सोशली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये दिया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 340 में, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा कमीशन है, कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है किसके लिए? जो कि बैकवर्ड क्लास है, जो हमारी सोसाइटी का, उनकी कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए बनाई जाती है अगर कोई भी कमीशन, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके सारे प्रोविज़न दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 340 में, ठीक है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि जो ये कमीशन बनाई गई थी उसको अंडर आर्टिकल 340 के अंदर ही इसको बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इस कमिटी ने जब इसको ये वर्क दिया गया कि आप बताइए क्या क्या कंडीशंस चल रही है और आपको ही ये बताना है कि कैसे हम सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के जो पीपल हैं, जो सिटीज़न हैं इंडिया में, उनके डेवलपमेंट के लिए कैसे काम करें, आपको ही वो मेजर्स बताने हैं। तो ठीक है, फिर क्या होता है कि एक साल बाद ही 1979 में ये क्या होती है? सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन यानी मंडल कमीशन का क्या एस्टेब्लिशमेंट होता है। और एक साल बाद यानी 1980 में ये क्या करती है? ये कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देती है, ठीक है। और इस रिपोर्ट में क्या होता है? इस रिपोर्ट में जो अपनी इंडिया के जो लगभग कितने हैं 3743 कास्ट हैं, उनको क्या किया जाता है? उनको आइडेंटिफाई किया जाता है एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। ये जो मंडल कमीशन थी, इसके द्वारा क्या किया जाता है? इसके द्वारा जो भी ये 3743 कास्ट थी, इनको डेजिग्नेट किया जाता है, इनको आइडेंटिफाई किया जाता है किस रूप में? कि ये जो हैं इतनी 3743 जो कास्ट हैं, 3743 जो कास्ट हैं, ये क्या हैं? हमारे देश में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पीपल हैं। इसमें इन्होंने ये बताया कि इतनी कास्ट जो हैं वो क्या है, अभी भी समाज में क्या है, पिछड़ी हुई हैं, सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं और क्या है, शिक्षा भी उनको क्या है, कंप्लीटली शैक्षिक रूप से भी वो पिछड़े हुए हैं। और उसके बाद ये दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 52% कंपोनेंट ऑफ द पॉपुलेशन। ये कहा गया है कि जो ये जिसमें कि ये बताते हैं कि 3743 कास्ट जो ये बताते हैं, ठीक है, ये कहते हैं कि ये क्या है, हमारी पॉपुलेशन का 52% है, ठीक है, हमारी टोटल इंडिया की पॉपुलेशन का 52% है, जो कि क्या है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में आता है। कितनी बताते हैं? 3743 कास्ट को बताते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि ये हमारी टोटल इंडिया की पॉपुलेशन का कितना परसेंट है? ये टोटल इंडिया की पॉपुलेशन का 52% है। और कहते हैं कि जिसमें हमने
एससी और एसटी को एक्सक्लूड किया है, जिसमें हमने उसको नहीं मिलाया है। ठीक है, तो टोटल ये कितना है, कह रहे हैं टोटल इंडिया की पॉपुलेशन में 52% तो ऐसे लोग हैं जो क्या हैं, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं इंडिया में, जिसमें कि हमने क्या है, शेड्यूल्ड कास्ट यानी एस को और शेड्यूल्ड ट्राइब एस को क्या है, एक्सक्लूड किया है, शामिल नहीं किया गया है। The commission recommended for reservation of 27% government jobs for the other backward classes। ये जो मंडल कमीशन होती है ये अपनी रिपोर्ट में क्या क्या देती है, ये रिकमेंडेशन देती है कि क्या किया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए अदर बैकवर्ड सेक्शन को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को, ओबीसीज को कितना, गवर्नमेंट जॉब्स में 27% का क्या दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए। उसके बाद क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अपना इस चीज़ को एक जजमेंट को देती है, और सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में कहा जाता है कि जो टोटल रिजर्वेशन होगा क्या होगा, 1963 में सुप्रीम कोर्ट क्या है, अपना एक जजमेंट देती है जिसमें कहती है कि एक साल में, एक सिंगल ईयर में जो आप टोटल रिजर्वेशन करते हैं जॉब में, वो क्या है, मोर देन 50% क्या, मोर देन 50% नहीं होना चाहिए। मीन्स क्या है कि आप 50% से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन नहीं कर सकते हैं एक एक सिंगल लेयर में। ठीक है, ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अपने डिसीजन में 1963 में। तो फिर क्या हुआ, ये इन्होंने मंडल कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी। एक रिकमेंडेशन यही दी कि क्या किया जाए, जो ओबीसीज है उसको क्या किया जाए, 27% गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाए। और जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने 1963 में ये कहा था अपने एक, ठीक है, 1963 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, अपने एक डिसीजन में बताया था उन्होंने कि क्या है कि टोटल जो जॉब से रिगार्डिंग आप जितनी भी रिजर्वेशन है, जिसमें कि एससी, एसटी, ओबीसी या फिर किसी भी टाइप का जो भी रिजर्वेशन है, ठीक है, जो आप देते हैं कास्ट के बेसिस पर, वो क्या होना चाहिए जॉब में, वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो बस 50% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन 1 ईयर। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो रिकमेंडेशन दी तो इन्होंने मोरारजी देसाई ने, उसके बाद क्या हुआ कि फिर नई गवर्नमेंट आ गई इंडिया में, तो वीपी सिंह गवर्नमेंट आई जो कि 1990 में आई। ठीक है, जिसमें कि वीपी सिंह गवर्नमेंट आई 1990 में। उन्होंने इस चीज़ को डिक्लेयर किया कि जो है रिजर्वेशन ऑफ 27% गवर्नमेंट जॉब्स फॉर ओबीसी, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी जो कि इनकी बात थी, मंडल कमीशन की बात थी, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट की जो बात थी, जो उन्होंने अपनी मंडल कमीशन में दी थी कि 27% गवर्नमेंट जॉब में क्या किया जाए, ओबीसीज को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाए। तो उनकी गवर्नमेंट तो उसके बाद क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई उनकी गवर्नमेंट, तो चली गई। फिर नई गवर्नमेंट आती है 1990 में, वीपी सिंह गवर्नमेंट की, तो वो भी इस चीज़ को डिक्लेयर करते हैं। वो क्या है, ये तो रिकमेंडेशन दी गई थी, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मंडल कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी इस रिगार्डिंग, ऐसा नहीं था उस टाइम पे लॉ नहीं बना था। लेकिन जब एक साल के बाद ही जब नई गवर्नमेंट आती है तो क्या होता है, वीपी सिंह की गवर्नमेंट में इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि क्या किया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा 27% किसके लिए, ओबीसीज में, ओबीसीज को 27%, ठीक है, 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा ओबीसीज को, किस में, गवर्नमेंट जॉब्स में। लेकिन क्या होता है कि उसके बाद भी उसके बाद ही वो गवर्नमेंट भी डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन तो ये प्रोविज़न क्या होता है, उस टाइम पे अप्लाई नहीं हो पाता है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, 1991 में फिर से एक गवर्नमेंट आती है, वो आती है नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट। ठीक है, अब 1991 में फिर से किसकी आ गई, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आ गई, यानी गवर्नमेंट फिर से चेंज हो गई। पहले सबसे पहले किसकी आई थी, जब मंडल कमीशन था उस टाइम पे थी मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। उसने अपनी रिकमेंडेशन दी कि क्या करना चाहिए, 27% गवर्नमेंट जॉब्स में ओबीसीज को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराना चाहिए। लेकिन एक साल बाद ही क्या हुआ, फिर से नई गवर्नमेंट आ गई, तो उस प्रोविज़न को अप्लाई नहीं किया गया था अभी तक। ठीक है, जो ये वीपी सिंह गवर्नमेंट आई तो उसने भी इस चीज़ को डिक्लेयर तो किया, लेकिन
क्या हुआ कि फिर से उसकी गवर्नमेंट भी डिसॉल्व हो गई। लेकिन क्या है, नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है अब 1991 में इंडिया में, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। वो क्या करती है, वो इस प्रोविज़न में 2 नए चेंजेस को इंट्रोड्यूस करती है, जिसमें कि नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के द्वारा कहा जाता है कि क्या किया जाएगा। हाँ, ओबीसी को 27% कोटा तो दिया जाएगा, लेकिन वो कहती है कि उसमें से भी जो प्रेफ़रेंस दी जाएगी वो किसको दी जाएगी, पुअरर सेक्शंस को दी जाएगी, ठीक है? प्रेफ़रेंस टू द पुअरर सेक्शंस अमंग द ओबीसी। वो कहती है कि ओबीसी के अंदर भी जो भी क्या है, पुअर ऑफ द पुअर्स हैं, जो सबसे पुअर है, सबसे गरीब तबका है, उसको क्या दी जाएगी, उसके लिए 27% कोटा किया जाएगा। और जो ये नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि क्या किया जाएगा, जो जब रिजर्वेशन दिया जाएगा कि उसमें क्या होगा, इकोनॉमिक क्राइटेरिया को भी ध्यान में रखा जाएगा। तभी तो उनने क्या कहा कि पुअर सेक्शन को सबसे पहले दिया जाएगा, ठीक है? जो सबसे पुअर है उसको क्या है, 27% कोटा गवर्नमेंट जॉब्स में प्रोवाइड कराया जाएगा। उसमें चेंज कर दिए, जबकि पहले की जो 2 गवर्नमेंट्स थी, जैसे कि जिसमें कि वीपी सिंह गवर्नमेंट, और उससे पहले कौन सी गवर्नमेंट आई थी, जो कि मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी। दोनों ने ही क्या कहा था कि 27 गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन दिया जाएगा अदर बैकवर्ड सेक्शंस को, ठीक है? उन्होंने कोई भी उसमें क्या था, कोई डिफरेंट कैटेगराइजेशन नहीं किया था। लेकिन जब नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आती है 1991 में, तो वो इस चीज़ को कहते हैं कि क्या होना चाहिए, रिजर्वेशन सबसे पहले ओबीसी में भी जो पुअरर सेक्शन है, जो क्या है सबसे गरीब तबका है, उसको सबसे पहले 27% कोटा क्या है, उनको पहले प्रोवाइड कराना चाहिए। इस चीज़ की क्या रखी गई, प्रेफरेंस रखी गई, इस चीज़ को प्रायोरिटी दी गई। और क्या किया गया, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के द्वारा ये जो ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन था, इसको क्या कर दिया गया, एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है वो डिसाइड कर दिया गया, ठीक है? इकोनॉमिक क्राइटेरिया का एक बेसिस के रूप में रख दिया गया। ये कहा गया कि जो सबसे पुअर होगा ओबीसी में भी, उसको ही ये जो 27% कोटा है जो गवर्नमेंट जॉब्स में, उसी को ही उसका एडवांटेज दिया जाएगा। और उन्होंने दूसरा प्रोविज़न इन्होंने क्या किया था, टू चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया था। ये क्या लाए थे, इन्होंने अपने प्रोविजंस में 2 चेंज किए थे। पहला तो ये हो गया, इन्होंने कहा कि जो ओबीसी में सबसे जो गरीब तबका है, उसको 27% कोटा सबसे पहले दिया जाएगा, ठीक है? प्रेफरेंस दिया जाएगा, बोला उन्होंने। सेकंड है कि रिजर्वेशन ऑफ अनदर 10% ऑफ जॉब फॉर पुअर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ हायर कास्ट। इन्होंने कहा, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने ही ये कहा अपने सेकंड प्रोविज़न में कि क्या होगा, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ठीक है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है, जो कि हायर कास्ट के हैं, ठीक है, और जो क्या है, हायर कास्ट में जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लोग हैं, उनको भी जॉब्स में क्या किया जाएगा, 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो इस टाइम पे हमारा क्या है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो क्या आया था, अमेंडमेंट किया गया था, उसको क्या है, एक तरीके से समझा जाए तो इसको नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के द्वारा 1991 में ही अपने जो वो 2 रिकमेंडेशंस लाए थे, 2 चेंजेस उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, तो उन्होंने इस बात को बहुत पहले ही कह दिया था, ठीक है? उन्होंने इस चीज़ को कहा था कि क्या किया जाए, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि हम क्या करेंगे, 10% जॉब्स में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो कि हायर कास्ट के ऐसे लोग जो कि क्या है, इकोनॉमिकली वीकर हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के हैं, उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है? ये 2 प्रोविज़न दिए जाते हैं नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के द्वारा 1991 में, ठीक है? नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि जो ये मंडल केस होता है 1992 में, उसमें क्या होता है कि इसे इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस भी कहते हैं। इसमें जो ये स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ आर्टिकल 16(4), इसमें सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो क्या करता है, ये जो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 है, इसके जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं, उनको क्या करता है, एग्जामिन्ड थोरोली, उनको एग्जामिन किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनका
क्या है, एक बार पुनः निरीक्षण किया जाता है कि आर्टिकल 16(4) में क्या ऐसे स्पेशल प्रोविज़न बनाए गए थे, क्या उसका स्कोप था, क्या उसका एक्सटेंट था, इसको स्टडी किया जाता है मंडल केस 1992 में। ठीक है, तो अभी एक बार लेकिन ये आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 आया है कि जो कि क्या है, एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से ही रिलेटेड है। तो पहले हम इसको एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। वैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको आर्टिकल 16 जो कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट था, आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन जैसा कि यहाँ पे जो मंडल केस दिया गया है 1992, उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 है, इसके स्कोप को, उसके एक्सटेंट को पूरा चेक किया था, दोबारा से एग्जामिन किया था उसके सारे प्रोविजंस को, जिसमें कि क्या दिया गया है, जिसमें दिया गया है रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया गया है किसके लिए, बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में उनको जॉब्स में रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 को। तो उसके जितने भी प्रोविजंस थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरा थोरोली एग्जामिन किया था। तो एक बार हम भी क्या कर लेते हैं, आर्टिकल 16 को रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें क्या कौन कौन से प्रोविज़न थे। तो स्टूडेंट्स एक बार इसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं। और लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, मंडल केस के लिए, मंडल केस में हमें पढ़ना है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4। तो एक बार लेकिन हम फिर भी पूरा रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 16 का स्टूडेंट्स जो पहला पॉइंट है, जो पहला क्लॉज था, वो कहता है कि देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स। कहता है कि क्या है, जो जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, हर किसी के लिए क्या होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। कहा गया है कि किस चीज़ से, स्टेट के अंदर जितने भी ऑफिस हैं वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट के लिए हर किसी इंडियन सिटीज़न को, सारे इंडियन सिटीजन्स को क्या होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ स्टेट के द्वारा प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। ये होता है आर्टिकल 16 का क्लॉज 1। उसके बाद आर्टिकल 16 का जो क्लॉज 2 है, उसमें कहा जाता है कि नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state। स्टूडेंट्स इसमें ये बताया गया है कि किसी भी सिटीजन के साथ क्या है, किसी भी सिटीजन के साथ कि इन बेसिस पर कि जैसे रिलीजन, रेस, कास्ट, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ या रेजिडेंस, या फिर इनमें से किसी भी बेसिस पर क्या नहीं किया जाना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। जबकि वो क्या लेना चाह रहा हो, एम्प्लॉयमेंट लेना चाह रहा हो स्टेट के अंदर किसी भी ऑफिस में, वो क्या है, ले सकता है। और उसके लिए इन बेसिस पर क्या है, कोई भी किसी भी प्रकार का क्या है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ना ही उसको क्या है, इनएलिजिबल डिक्लेयर किया जाएगा, ना ही उसके संग डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। यानी इसका कहने का मीन्स है कि वो क्या होगा, एलिजिबल होगा, उसके लिए उसको एलिजिबल माना जाएगा प्रत्येक इंडियन सिटीजन को। ये था हमारा आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 2। उसके बाद हम आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 3 समझते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट Parliament from making any law prescribing in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the government of a state or union territory any requirement as to residence within that state or union। स्टूडेंट्स ये जो थर्ड क्लॉज है आर्टिकल 16 का, इसमें ये कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है उसको इस चीज़ की पूरी इंडिपेंडेंस है। ठीक है, पूरी उसको इस चीज़ की पावर है। ठीक है, पार्लियामेंट को इस चीज़ से कोई भी नहीं रोक सकता है कि वो क्या कर सकती है, वो एम्प्लॉयमेंट में जो रेजिडेंस है वो किसी भी स्टेट में या यूनियन में रेजिडेंस को एक रिक्वायरमेंट में किसी भी वो देते टाइम, किसी भी जॉब या एम्प्लॉयमेंट को देते टाइम किसी भी स्टेट में, किसी भी अथॉरिटी में, किसी भी यूनियन टेरिटरी में या फिर यूनियन में एक क्या है, रिक्वायरमेंट के रूप में रेजिडेंस को रख सकती है। ठीक है, रेजिडेंस के लिए प्रोविज़न बना सकती है।
ठीक है, ये कहा गया है कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी स्टेट में, किसी भी यूनियन टेरिटरी में या फिर यूनियन की किसी भी अथॉरिटी में क्या कर सकती है, जब एम्प्लॉयमेंट हो, क्या है, जब रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या कर सकती है, एक रिक्वायरमेंट, एक कंडीशन के रूप में रेजिडेंस को, यानी निवास के रूप में रेजिडेंस को बना सकती है। ठीक है, वो ये कह सकती है कि जैसे मान लीजिए कि क्या है कि किसी स्टेट में कि कुछ क्या है, कुछ एम्प्लॉयमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ जॉब्स या पोस्ट ऐसी होती हैं कि उसके लिए होता है कि क्या है, वो पर्सन उसी क्या है, उसी स्टेट का क्या होना चाहिए, परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए। तो ये कहा गया है इस आर्टिकल 16 के जो सब क्लॉज 3 में कि पार्लियामेंट को इस चीज़ का राइट है, उस चीज़ पार्लियामेंट को इस चीज़ से कोई भी नहीं रोक सकता है कि वो क्या कर सकती है, वो अपनी इच्छानुसार जो रेजिडेंस है, निवास के बेसिस पर क्या है, कुछ कंडीशंस बना सकती है, किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, किसी भी जॉब में ये कंडीशन बना सकती है कि क्या है, रेजिडेंस के बेसिस पर ही जॉब दी जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, लेकिन क्या किया गया था इस प्रोविज़न के लिए, जो ये पार्लियामेंट थी, मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया भी था कि 1957 में क्या करती है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस के लिए इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट में एक एक्ट लेके आती है, लेकिन उसको क्या कर दिया जाता है, 1974 में इस एक्ट को पार्लियामेंट के एक्सपायर कर दिया जाता है, इसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, क्या है, प्रेजेंटली इंडिया में अभी भी ऐसे सिर्फ 2 स्टेट बचे हुए हैं, एक तो आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना, जहाँ पे क्या है, रेजिडेंस के बेसिस पर, ठीक है, जहाँ पे क्या है कि एक जो रिक्वायरमेंट है जॉब की, वो क्या है, रेजिडेंस के बेसिस पर भी उन्होंने क्या है, कुछ रेस्ट्रिक्शन किए हैं अपनी कुछ स्पेशल गवर्नमेंट जॉब्स में वहाँ के। तो ऐसे कौन से स्टेट हैं, ऐसे अभी भी इंडिया में 2 स्टेट हैं, एक तो है तेलंगाना, ठीक है, और दूसरा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 ऐसे स्टेट हैं जहाँ की अभी भी स्टेट सर्विसेज में कुछ जगह ऐसे प्रोविज़न हैं कि उसके लिए क्या होना चाहिए, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पर्सन का अप्लाई करने का, वो है कि वो वहीं का क्या होना चाहिए, रेजिडेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 3। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा ये मंडल केस हम जो पढ़ने वाले हैं 1992 का, जिसे कि इंदिरा साहनी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का भी केस कहा जाता है, तो इसके लिए जो हमको स्टडी करना था वो था आर्टिकल 16(4). तो उसको अब हम एक बार देख लेते हैं कि यह आर्टिकल 16(4) में क्या कहा गया था। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग any provision for the reservation of appointments or post in favor of any backward class of citizen। ये कहा गया है आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 4 में कि स्टेट क्या है, स्टेट को इस चीज़ से कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी आर्टिकल स्टेट को इस चीज़ से प्रिवेंट नहीं कर सकता है कि वो क्या कर सकता है स्टेट, जिससे कि स्टेट क्या कर सकता है, कोई भी प्रोविज़न बना सकता है, मेकिंग एनी प्रोविज़न फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट, क्या कर सकता है, रिजर्वेशन कर सकता है कुछ पोस्ट में या अपॉइंटमेंट्स में, किसके फेवर में, इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स, जो कि क्या है, हमारी इंडियन सोसाइटी के जो बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीज़न हैं, बैकवर्ड क्लास के जो सिटीज़न हैं, उनके लिए रिजर्वेशन में, उनके लिए क्या है, जॉब्स में कोई भी रिजर्वेशन के प्रोविज़न स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है कि कोई भी आर्टिकल उसको, कोई भी इस चीज़ को स्टेट को क्या है, जो ये आर्टिकल, जो इसमें हम आर्टिकल 16 का जो सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 दिए हैं, जिसमें कि ये कहा जाता है कि सबको क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक है, तो ये कहा गया है कि जो ये सब क्लॉज 4 है, स्टेट को ये दोनों पार्ट भी, ये दोनों इसके आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 और आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2, ये दोनों भी क्या कर सकते हैं, स्टेट को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। किस चीज़ से नहीं रोक सकते हैं, इस चीज़ से नहीं रोक सकते हैं कि जो स्टेट क्या है, वो बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीज़न के फेवर में उनके लिए क्या कर सकता है, जॉब्स में या अपॉइंटमेंट्स में या पोस्ट में उनके फेवर में रिजर्वेशन कर सकता है। ठीक है, ये इसमें समझाया गया है बेसिकली।
तो ये था हमारा आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4। और ऐसा स्टेट क्यों करता है, इसमें ये भी दिया गया है कि स्टेट ऐसा इसलिए करता है क्योंकि स्टेट के ओपिनियन में क्या है कि जो ये बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीज़न है हमारे इंडिया के, इनका क्या है, स्टेट की किसी भी सर्विसेज में क्या है, जो प्रेजेंटेशन है वो क्या है, एडुकेट नहीं है, वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इनका भी स्टेट सर्विसेज में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन किया जा सके, ठीक है, इनका भी एडवांसमेंट किया जा सके। इसीलिए आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में स्टेट क्या कर सकती है, ये किसी भी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन के लिए रिजर्वेशन के जॉब्स में या अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन के प्रोविजंस को कर सकती है, ये इसमें बताया गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने आर्टिकल 16 को एक बार पूरा अपना रिवाइज कर लिया। तो हम पढ़ रहे थे मंडल केस को, जिसको कि मैंने आपको बताया था कि मंडल केस को कहा जाता है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, मंडल केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा जो ये आर्टिकल 16(4) था, इसके पूरे स्कोप को, उसके पूरे विस्तार को, उसके एक्सटेंट को पूरा स्टडी किया था थोरोली, उसको एक बार फिर से एग्जामिन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, ठीक है। तो इसमें जो कोर्ट ने अपने क्या क्या डिसीजंस दिए थे, क्या क्या रूलिंग्स दिए थे, उनको समझते हैं, ठीक है। जो कोर्ट है उसने क्या कहा था कि जो ये अभी जो हमारी जो गवर्नमेंट थी 1991 में, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, आपने देखा था इसने क्या किए थे, इसने 2 चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इन्होंने कहा था नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में कि एक तो हम क्या करेंगे, जो ओबीसी में जो पुअरर सेक्शन है उसको क्या देंगे, प्रेफरेंस देंगे, 27% का उनको क्या कराएंगे, गवर्नमेंट जॉब्स में उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कराएंगे। दूसरी इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया था, इन्होंने कहा था कि 10% जो है वो जॉब में रिजर्वेशन दिया जाएगा, किसको, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं ऑफ हायर कास्ट का, ठीक है। जो भी क्या है हायर कास्ट में जो लोग हैं जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको 10% का जॉब्स में रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट इस रिगार्डिंग क्या करती है, मंडल केस में अपनी जो रूलिंग्स देती है, वो डिसीजंस देती है, वो क्या करती है कि जो ये नरसिम्हा राव जो गवर्नमेंट है 1991 में, इन्होंने क्या कहा है कि 10% ऑफ जॉब फॉर पुअरर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ हायर कास्ट, तो इस प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिजेक्टेड, सुप्रीम कोर्ट क्या कर देती है, इस चीज़ को रिजेक्ट कर देती है। द एडिशनल रिजर्वेशन ऑफ 10% फॉर पुअरर सेक्शन ऑफ हायर कास्ट, ये क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के द्वारा जो सेकंड प्रोविज़न दिया जाता है, उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस टाइम पे रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है, 1992 में, कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, 10% जो है आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये कब की बात है, ये मंडल केस की बात है 1992 की, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट साथ ही जो उनकी पहली कंडीशन थी, नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट की जो क्या है पहला प्रेफरेंस था, उन्होंने क्या दिया था, उसमें कहा था कि ओबीसी में जो पुअरर सेक्शन है उसके लिए क्या कराया जाएगा, 20% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स में 20% का कोटा दिया जाएगा। तो इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को क्या कर लिया, इस मांग को मान लिया, उस चीज़ का उन्होंने अनुमोदन किया और उस चीज़ को उन्होंने अपहेल्ड कर लिया कि हाँ ठीक है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ मानी जाएगी, इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दे दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि क्या किया जाएगा, आपसे जो भी ओबीसी है उनके लिए क्या होगा, उनको 27% का रिजर्वेशन दिया जाएगा ओबीसीज में। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या है, कुछ कंडीशंस बताई गई, ठीक है। उसमें पहली कंडीशन थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या होगा कि जो भी क्रीमी लेयर के पर्सन्स हैं ओबीसी में, ठीक है, जिनको कि एडवांस्ड सेक्शंस भी कहा जाता है ओबीसी में, ठीक है, ओबीसी के जो एडवांस सेक्शन के लोग हैं, जो क्रीमी लेयर के लोग हैं। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पूरा क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट समझाया था कि क्रीमी लेयर या जो एडवांस सेक्शन है ओबीसी का, इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, ये सब मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप चाहें तो प्रीवियस लेक्चर जाकर देख सकते हैं, ठीक है।
तो ये जो है क्रीमी लेयर है, तो ये सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये जो 27% का रिजर्वेशन है ओबीसी कैटेगरी में, ये इन क्रीमी लेयर के जो पर्सन है या फिर जिसे हम एडवांस सेक्शन कह रहे हैं ओबीसी का, उसको क्या किया जाएगा, ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो क्या कहा गया है, क्रीमी लेयर शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज ऑफ रिजर्वेशन। क्रीमी लेयर को क्या कर दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया, उसको हटा दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट बताती है कि नो रिजर्वेशन इन प्रमोशंस, ठीक है, रिजर्वेशन में क्या होगा, जो प्रमोशन है, ठीक है, ये बताती है कि रिजर्वेशन में क्या है, कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं किया जाएगा जो कि क्या हो, प्रमोशन से रिलेटेड हो। ये कहा जाता है कि कोई भी रिजर्वेशन जो है वो प्रमोशन में नहीं किया जाएगा, ठीक है। नो रिजर्वेशन इन प्रमोशंस, प्रमोशंस में कोई भी रिजर्वेशन नहीं किया जाएगा। और ये कहा जाता है कि रिजर्वेशन शुड बी कन्फाइंड टू इनिशियल अपॉइंटमेंट्स ओनली। ये कहा जाता है कि जो रिजर्वेशन दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा, स्टार्टिंग में जो जब क्या है इनिशियल अपॉइंटमेंट होगा तो उस टाइम पे ही रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। जब इनिशियल अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है, उस टाइम पे रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन प्रमोशन में किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा ओबीसीज को, ठीक है, ये कहा गया। नेक्स्ट ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने डिसीजन में कि अगर किन्हीं पर्सन को क्या है अभी तक एक जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो वो क्या होगा केवल 5 सालों के लिए ही कंटिन्यू रहेगा। एनी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशंस, कहा गया कि क्या है, पहली बात तो ये कही कि जो भी रिजर्वेशन दिया जाएगा वो कब दिया जाएगा, वो जब इनिशियल अपॉइंटमेंट्स होंगे, जब अपॉइंटमेंट होगा किसी भी पर्सन का तो उस टाइम पे रिजर्वेशन दे के उस बेसिस पर उसका अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। लेकिन रिजर्वेशन के बेसिस पर क्या है, प्रमोशन नहीं किया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया। और ये कहा गया कि अभी तक जिन प्रमोशंस में रिजर्वेशन दिया जा रहा था, ठीक है, कुछ पहले जो प्रमोशंस थे उनमें भी क्या है रिजर्वेशन का प्रोविज़न था, तो कहा गया कि जिनको कि प्रमोशन में रिजर्वेशन मिल रहा है वो कब तक रहेगा, वो रहेगा कैन कंटिन्यू फॉर 5 years ओनली, वो रहेगा 5 साल तक ही लागू रहेगा, वो नियम 5 साल तक ही वो कंटिन्यू रहेगा, ये कहा है, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन, जो कि मान लीजिए जो अभी जो रिजर्वेशन चल रहा है प्रमोशन में क्या है, वो क्या है केवल 5 साल तक ही रहेगा और उसके बाद क्या होगा, प्रमोशन में किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, किसको, ओबीसीज को। लेकिन जब इनिशियल पोस्टिंग होगी तो उस टाइम पे रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जा सकता है। और पहली कंडीशन तो ये बता ही दी कि जो ओबीसी में क्रीमी लेयर हैं, ठीक है, जो एडवांस्ड सेक्शन है ओबीसी का, उसको क्या है 27% का कोटा बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द टोटल रिजर्व कोटा शुड नॉट एक्सीड 50%, ठीक है, शुड नॉट exceed 50% except in some extraordinary situations. This rule should be applied every year. सुप्रीम कोर्ट ये जो मंडल केस होता है 1992 में, इसमें अपनी रूलिंग देती है, इसमें अपने जजमेंट में कहती है कि जो आप जितना भी ये रिजर्वेशन कर रहे हैं कास्ट के बेसिस पर, ठीक है, तो ये जितना भी क्या है रिजर्व कोटा है आपका, वो क्या होना चाहिए, कभी भी वो क्या होना चाहिए, सिर्फ 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये क्या करना चाहिए 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक साल के पीरियड में, ठीक है, एक साल के पीरियड में क्या होना चाहिए, रिजर्व कोटा जो है टोटल जितना भी रिजर्व कोटा है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड 50% एक्सेप्ट इन सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस। ये कहा गया कि सिर्फ कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर क्या है कभी भी ऐसा नहीं किया जाना चाहिए कि क्या है जहाँ पर कि जो रिजर्व्ड कोटा है, टोटल रिजर्व्ड कोटा वो 50% की जो लिमिट है उसको क्या करे, एक्सीड करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये लिमिट बताई गई थी प्रत्येक साल के लिए, प्रत्येक वर्ष के लिए, एवरी ईयर, ठीक है, हर साल के लिए बताया गया कि वो क्या होनी चाहिए 50% या 50% से कम होनी चाहिए, 50% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए,
नेक्स्ट है इसमें जो फोर्थ पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने जजमेंट में दिया था इस केस में, वो कहा था कि द कैरी फॉरवर्ड रूल इन केस ऑफ अनफिल्ड बैकलॉग वैकेंसीज इज वैलिड बट इट शुड नॉट वायलेट 50% रूल। ये कहा गया स्टूडेंट्स कि इसमें ये कैरी फॉरवर्ड रूल इन केस ऑफ अनफिल्ड बैकलॉग वैकेंसीज, ये अनफिल्ड बैकलॉग वैकेंसीज, ये कहा गया कि जो कैरी फॉरवर्ड रूल है, जैसे मान लीजिए कि रिजर्वेशन किया गया है 10 सीट्स का, ठीक है, ऐसे गवर्नमेंट ने कोई क्या है कि 15 पोस्ट निकाली हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई 15 पोस्ट निकाली हैं और उसमें क्या है SC ST के लिए क्या है रिजर्वेशन किया है, और पूरे साल में क्या होता है कि उसमें से क्या होता है 8 पोस्ट जो हैं उस पर क्या है रिजर्वेशन के थ्रू क्या है 8 कैंडिडेट SC के आते हैं, SC के लिए है ये प्रोविज़न, 8 आते हैं SC के और अपना उस पोस्ट को फिल कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो SC के लिए रिजर्व्ड हैं, ठीक है, SC के लिए क्या है रिजर्व्ड हैं। तो क्या है 8 आते हैं, लेकिन क्या है उसमें से अभी भी क्या है जो 7 हैं, जो 7 कैंडिडेट्स हैं वो क्या है अभी भी 7 सीट्स क्या हैं वहाँ पे बची हुई हैं, ठीक है, और 7 सीट्स क्या हैं पूरे साल खाली रहती हैं, ठीक है, कोई भी कैंडिडेट उसमें क्या है नहीं अप्लाई करता है। तो क्या होगा इसमें ये कहा गया कि नेक्स्ट ईयर जब आप नई वैकेंसीज निकालेंगे, ठीक है, जैसे आपने क्या है नेक्स्ट ईयर मान लीजिए 100 वैकेंसीज हमने निकाली, स्टेट गवर्नमेंट ने निकाली, तो क्या है कि वो उसमें उसने कहा कि हम क्या करेंगे 50% जो है वो हम क्या करेंगे 50% देंगे जनरल कैटेगरी के लिए जिसमें कि सभी आ सकते हैं, और 50% क्या कर दी उनने रिजर्व कर दी। तो इस SC के लिए आप ये समझिए, तो क्या है टोटल 100 सीट हैं तो 50 क्या है उसमें SC के लिए फिर से रिजर्व हो गई, लेकिन अब ये 7 हैं, जो 7 हैं ये 7 जो पिछली बची हुई थी, अगर आप उनको नेक्स्ट ईयर ऐड करेंगे तो वो कितना हो गया 50 + 7 कितना हो गया 57 हो गया। तो ये क्या कर जा रहा है, लेकिन 57 हो गया तो ये क्या कर रहा है आपका इस रूल को वॉयलेट कर दे रहा है कि ये क्या हो गया 50% से ज़्यादा हो गया। 100 में अगर 57 हो रहा है तो वो 50% से ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए क्या है उसको क्या है ऐसे वॉयलेट नहीं किया जा सकता है, वो अनफिल्ड ही रहेंगी, ठीक है, उस ईयर के लिए। और नेक्स्ट ईयर में क्या होगा जो नई वैकेंसीज होंगी, हाँ अगर उसमें क्या होता है कि ये हो कि 40 सीट हैं, ठीक है, 40 सीट हैं ऐसे करके, और 40 सीट का उसमें दिया गया है, तो इन 7 को मिला के टोटल पिछली में ऐसे करके 47% रिजर्वेशन SC के लिए तब वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा, जो कि लास्ट ईयर का बचा था। ये बताया गया है कि जितना भी आप रिजर्वेशन देंगे वो किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर में जो क्या है ये 50% का जो क्राइटेरिया है रिजर्वेशन का उसको क्या है वॉयलेट नहीं करना चाहिए, ये इसलिए समझाया गया है इसमें, ठीक है। हमने कहा कि जो भी अगर बच जाएंगी सीट्स, अगर हम नेक्स्ट ईयर उनको करेंगे तो हम क्या है, लेकिन तब भी हमें ये करना है कि ये जो 50% वाला रूल है उससे ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, ठीक है, ये समझाया गया है हमने। और हमने ये कहा कि क्या है वो वैकेंसीज का फिर क्या होगा वो वैसे ही रहेंगी, फिर नेक्स्ट ईयर उसमें उसके लिए क्या होगा नेक्स्ट ईयर उसमें अप्लाई किया जा सकता है। ये बताया गया कि क्या होगा कि इसमें जो कि ये बैकलॉग वैकेंसीज हैं जो अनफिल्ड हैं उसमें क्या है मान लीजिए वो SC के लिए हमने रिजर्व की थी, स्टेट के द्वारा SC कैटेगरी के लोगों के लिए रिजर्व की गई थी, तो उसमें कोई भी चाहे वो खाली रहे या फिर फिल हो क्या हो उसमें कोई भी जनरल कैटेगरी का नहीं आ सकता है। ये सोचिए कि क्या है कि ये 7 सीट्स हैं, तो क्या है अब ये 7 सीट खाली रह गई और कोई जनरल कैटेगरी का पर्सन चाहता है कि वो सीट, ये तो क्या है अनफिल्ड सीट है तो वो मुझे वैकेंसी क्या है मुझे मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे क्या है वो सीट क्या होती है, वो सीट होती है सिर्फ SC के लिए जिसके लिए वो रिजर्व्ड है, इसीलिए इसे कहा गया है कैरी फॉरवर्ड रूल। उस पर कोई भी जनरल कैटेगरी का पर्सन नहीं आ सकता है, ये टोटली उसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए रिजर्व रहती है। हाँ अगर नेक्स्ट ईयर क्या है एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है जिसमें कि ये अगर क्या करेगा 50% रूल को वॉयलेट नहीं करेगा तो क्या है फर्दर उन वैकेंसीज में उन 7 लोगों को भी किसी फर्दर पॉलिसी में क्या कर दिया जाएगा इंक्लूड करके उनको भी रिक्रूट कर दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये था प्रोविज़न कैरी फॉरवर्ड रूल का, जो कि किस चीज़ के लिए था, जो बैकलॉग वैकेंसीज होती हैं
उनको जो कि अनफिल्ड वैकेंसीज होती हैं उनका कैसे प्रोविज़न करना है उससे रिगार्डिंग। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट पॉइंट बताया, नेक्स्ट जजमेंट दिया अपना। उनने कहा कि क्या होगा कि ओबीसीज में, ठीक है, ओबीसीज के लिए क्या की जाएगी, एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी को एस्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है। अदर बैकवर्ड सिटीजन्स के लिए, जो इंडिया में जो अदर बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं उनके लिए क्या किया जाएगा, एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी का एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, इसलिए किया जाएगा कि वो क्या करेगी, वो एग्जामिन करेगी कि क्या है, कौन कौन से लोग जो हैं वो अदर बैकवर्ड जो हैं कास्ट हैं उसमें आते हैं, ठीक है। ओबीसी में कौन कौन से लोग आते हैं, कौन कौन से लोग जो हैं, कौन कौन सी ऐसी कास्ट हैं जो ओबीसी में नहीं आती हैं, ठीक है। ये सब ओवर इंक्लूजन, अंडर इंक्लूजन इन द लिस्ट ऑफ ओबीसी, इस सब चीज़ों को क्या है एग्जामिन किया जाएगा। उसके लिए एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाएगी ओबीसी के लिए, ठीक है, अदर बैकवर्ड सिटीजन्स के लिए, जो क्या करेगी, इस चीज़ को एग्जामिन करेगी कि जो भी कंप्लेंट्स होंगी कि क्या है कि किस कास्ट को क्या करना है, कि कोई भी पर्सन क्या है ओबीसी में आता है या किसी को क्या है, कौन कौन सी ऐसी कास्ट है जिनको कि क्या है ओबीसी में इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन वो ओबीसी की क्राइटेरिया को क्या करती हैं, फिट रहती हैं, उसमें क्या है उस चीज़ को वो फॉलो करती हैं, तो वो उनका उसमें इंक्लूजन किया जाएगा, ठीक है। या अगर कोई ऐसी कास्ट है जो रह गई है कि जिनको वो क्राइटेरिया तो सारा फुल करती हैं कि वो क्या है कि ओबीसी की हैं, लेकिन उनको ओबीसी का जो है वो नहीं दिया गया है स्टेटस, तो उनको ये क्या है, ये परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी के द्वारा इन सब कंप्लेंट्स को देखा जाएगा, ठीक है। ये हमने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या क्या डिसीजन दिया। तो स्टूडेंट्स, हमने आज अपने इस लेक्चर में पढ़ा कि मंडल कमीशन के बारे में, ठीक है। मंडल कमीशन को मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के द्वारा 1979 में लाया गया था, और ये क्या थी, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन थी, कि जिसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, बीपी मंडल थे, और इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 340 के अकॉर्डिंग इस कमीशन को बनाया गया था। किस चीज़ के लिए बनाया गया था, कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं हमारे इंडिया में, उनकी जो भी सिचुएशंस हैं, उनकी जो भी कंडीशंस हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए और ये बताने के लिए कि उनके एडवांसमेंट के लिए भी सोसाइटी में क्या क्या काम किए जा सकते हैं। फिर ये क्या करती है, ये जो मंडल कमीशन होती है ये 1980 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, और इसमें बताया जाता है कि जो 52% ऑफ जो इंडियन पॉपुलेशन है वो क्या है, वो किस में आती है, वो आती है अदर बैकवर्ड सेक्शंस आती है, जो कि सोशली और एजुकेशनली रूप से क्या है, बैकवर्ड हैं, ये बताया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जब रिजर्वेशन की बात आती है तो ओबीसी को क्या दिया जाता है, 27% ऑफ सीट्स में रिजर्वेशन दिया जाता है, और जो एससी कैटेगरी होती है, एससी कैटेगरी को क्या दिया जाता है, 15% जो सीट्स हैं उनमें रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। ये होता है। और उसके बाद जो एसटी कैटेगरी होती है, जो एसटी होती है, उसके लिए क्या किया जाता है, 7% जो है वो रिजर्वेशन का प्रोविज़न गवर्नमेंट जॉब्स में किया जाता है मंडल कमीशन के थ्रू, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को बताती है कि 1963 के अपने जजमेंट में कि एक ईयर में क्या है, जो आप ये जो भी जॉब्स के रिगार्डिंग जो भी रिजर्वेशन कर रहे हैं वो क्या है, 50% की लिमिट को एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर हमने इसमें समझा नेक्स्ट की, जो ये मंडल कमीशन के बाद हमने समझा कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, वीपी सिंह गवर्नमेंट आती है, वो भी क्या देती है, ओबीसी के लिए 27% का गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन प्रोवाइड कराती है, लेकिन क्या है कि वो क्या है, एक ही साल में वो गवर्नमेंट गिर जाती है। फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है 1991 में, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, उसके द्वारा क्या किया जाता है, दो चेंजेस हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसमें कि ओबीसी में पुअरर सेक्शन के लिए 27% कोटा का गवर्नमेंट जॉब्स में प्रोविज़न किया जाता है, और साथ ही दूसरी रिकमेंडेशन ये दी जाती है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, हायर कास्ट के, उनको जॉब्स में 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाए। तो इस रिगार्डिंग क्या होता है, फिर जो
मंडल केस है, जिसे कि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 1992 कहा जाता है। उस केस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 को पूरा स्टडी किया जाता है, थोरली उसको एग्जामिन किया जाता है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस दिए जाते हैं, जिनको अपने हम इस लेक्चर में हमने पढ़ा। और साथ ही हमने आर्टिकल 16 के सारे प्रोविजंस को एक बार रिवाइज कर लिया कि आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है, सब क्लॉज 2 में क्या है, 1 और 2 में दोनों में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात कही गई है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। फिर हमने पढ़ा कि आर्टिकल 16(3) में क्या है, पार्लियामेंट को कुछ क्या है, कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हैं कि वो क्या कर सकती है, रेजिडेंस के बेसिस पर क्या कर सकती है, स्टेट में एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस को बना सकती है। जो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 था, उसमें हमने पढ़ा कि जो स्टेट है वो क्या कर सकता है, किसी भी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीज़न के लिए रिजर्वेशन या अपॉइंटमेंट के लिए पोस्ट में रिजर्वेशन के प्रोविजंस को ला सकता है, ठीक है, जिससे कि स्टेट की जो सर्विसेज हैं उसमें जो बैकवर्ड क्लासेस है उसके रिप्रेजेंटेशन को भी क्या किया जा सके, उसके रिप्रेजेंटेशन को भी प्रॉपर बनाया जा सके। तो स्टूडेंट्स, हमने आज इस चीज़ को पढ़ा था, फिर हमने यही सब जजमेंट कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी क्या क्या रूलिंग दी, क्या क्या डिसीजन दिए, इसको हमने पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे, और उसमें हम पढ़ेंगे कि उसके बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, तो गवर्नमेंट क्या क्या एक्शन लेती है, ठीक है, किस चीज़ से जो बैकवर्ड क्लासेस है उसके डेवलपमेंट के लिए अब गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या डिसीजन लिए जाते हैं, क्या क्या एक्शन लिए जाते हैं, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।